हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री का ये जो पेपर था 2022 का, हमने क्वेश्चन संख्या 4 तक जो है 4 का हमने करवा दिया था। खा जो है इसमें ये दिया गया है, हमने चौथे का खा लिया है, जिस जो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना। यानी ये चौथे का खा जो क्वेश्चन है ये टिप्पणी लिखने के लिए आया है। टिप्पणी में पूछा गया है, पहली टिप्पणी है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? दूसरा पूछा गया ब्राउनीगत, यानी ब्राउनीगत क्या होते हैं, और ये 1.5 नंबर का है। यानी दोनों क्वेश्चन अगर आप इसका दोनों पर टिप्पणी लिखोगे तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टिंडल प्रभाव। जब हम कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखकर कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखकर उस पर प्रकाश किरण पुंज डाली जाती है। किरण पुंज डाली जाती है तो कोलाइडी विलयन चमकने लगता है और एक शंख की आकार की रचना दिखाई पड़ती है जिसे टिंडल शंकु तथा इसके प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन को हमें पात्र में ले जाकर के किसी अंधेरे कमरे में रख देंगे, और जब अंधेरे कमरे में रखते हैं और उस पर किसी एक पतले छिद्र द्वारा जो है उस पर प्रकाश की किरण पुंज डाली जाती है, और जब प्रकाश की किरण की पुंज जो है कोलाइडी विलयन पर डालते हैं और उसको जब देखते हैं हम किसी सूक्ष्मदर्शी, मान लीजिए कोई सूक्ष्मदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी है, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस कोलाइडी विलयन को हम देखते हैं। और जब देखेंगे तो हमें क्या देखिए कोलाइड जब इस पर पतले प्रकाश किरण पुंज जब इससे कोलाइडी विलयन पे पड़ता है, एक पतले झरोखे से कोलाइडी विलयन पर जब पड़ता है तो ये कोलाइडी विलयन जो है इस प्रकाश के कारण जो है वो है चमकने लगता है और चमकता है, और इस चमक को जब देखा जाता है तो उसमें एक शंख की आकार की रचना दिखाई देती है, जिसे हम टिंडल शंकु, यानी इस शंख की रचना को हम क्या कहेंगे? टिंडल शंकु, तथा इसके प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोलाइडी विलयन को ले जाकर के किसी अंधेरे कमरे में रखते हैं और रखने के पश्चात जब उस पर प्रकाश की किरण पुंज द्वारा प्रकाश की किरण डाली जाती है तो कोलाइडी विलयन चमकने लगता है और एक शंकु के आकार की रचना
दिखाई पड़ती है। तो इस रचना को टिंडल संघ तथा इसके प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति क्या होते हैं? ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं? देखिए, ब्राउनी गति की जो खोज हुई की थी, ब्राउनी गति की खोज ब्राउनियन जिग्मोंडी ने की थी। जिग्मोंडी यानी ब्राउनियन जिग्मोंडी ने की थी। ब्राउनियन जिग्मोंडी ने की थी। उन्होंने देखिए जिग जॉग एक शब्द है, जिग जॉग। जिग जॉग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा यानी टेढ़ा मेढ़ा। जिग जॉग का असर होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो जिग्मोंडी जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर जो है ये ब्राउनी गति रखा गया। इन्होंने बताया कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, वे हमेशा जिग जॉग यानी टेढ़े मेढ़े तीव्र और अनियमित। पहली बात तो तेज गति करते हैं, और जो है तीव्र और अनियमित यानी इनकी कोई नियमित नहीं होती है। तीव्र और अनियमित गति करते रहते हैं। गति करते रहते हैं। इनकी इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए, यानी ये कोलाइडी कण जो होते हैं वो धन से यानी एक जगह से वह इस तरीके से तीव्र अनियमित जो है जिगजैग कहीं ना कहीं जो है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां गया, फिर यहां से यहां आया और फिर यहां गया, यहां से ये पार्टिकल यहां आया और इससे यहां पहुंचा और फिर आगे बढ़ करके यहां। इस तरीके से इनका कोई जो है निश्चित आकार नहीं होता कि एक निश्चित दिशा में ही गति करते। इनकी गति की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। ये मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और ये इसकी अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका क्लोजिंग पॉइंट मान लीजिए। तो कहने का मतलब जो कोलाइडी कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन में जो है हमेशा जिगजैग टेढ़े मेढ़े तीव्र और अनियमित जो है गति करते रहते हैं। उनकी इस प्रकार की गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहते हैं। इनकी इस तीव्र अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अब ये ब्राउनी गति होता क्यों है? देखिए, ये ब्राउनी गति जो है, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण जो होते हैं वो आपस में टक्करे मारने के कारण होता है। कहने मतलब ये ब्राउनी गति क्यों करते हैं? तो ब्राउनी गति ये जो है, जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, अब दोनों पार्टिकल जो है आपस में ये जो है लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ने के कारण, असमान टक्करे मारने के कारण ये जो है ब्राउनी गति उत्पन्न करते हैं। देखिए चौथे का ग जो है क्वेश्चन है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण
लिखिए। देखो ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण, ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या है तथा इसके रासायनिक समीकरण देना। देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको जो है करने में जो है आपका समय की काफी बचत होगी और एक रिएक्शन साथ में देना होगा। रिएक्शन देंगे और इसके बारे में लिखेंगे ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या है, तो ये आपका 3 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इससे समझते हैं कि मान लीजिए ये है थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ ये है थैलेमाइड, थैलेमाइड है। इस पर जब हम अल्कोहलिक KOH की क्रिया कराएंगे तो अल्कोहलिक KOH की क्रिया कराएं HOH मिल करके H2 निकाल देंगे और यहाँ का देखो KOH के पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव और इसका निकल जाएगा तो ये K यहाँ आके लग जाएगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और N K हो जाएगा। ठीक, इस पर जो है C2H5I एथिल आयोडाइड की क्रिया कराएंगे तो KI निकलेगा, यानी इसमें से पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड देखिए इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, भाई इसका नेगेटिव होगा इसका पॉजिटिव होगा, दोनों की निकल जाएंगे और ये यहाँ पे आकर के लग जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये है N और ये C2H5 जो है यहाँ पर। इसका हम अम्लीय माध्यम में यानी H प्लस चार्ज अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराएंगे तो ये याद देखो HOH होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा C, यहाँ पे COOH COOH और साथ में C2H5NH2। इस रिएक्शन का आप देखिए थैलेमाइड है, थैलेमाइड थैलेमाइड जो है थैलेमाइड का जो स्ट्रक्चर है देखिए बेंजीन रिंग है और यहाँ इस कार्बन पर ये ओ लगा ऑक्सीजन परमाणु लगा, इस कार्बन पर भी और यहाँ NH ग्रुप लगा है, एमाइड ग्रुप लगा है। ठीक है, इसका जब हम अल्कोहलीय KOH जो है अल्कोहलीय KOH से अपक्रिया कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ का OH यहाँ का H2O निकल जाएगा, ये के यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर थैलेमाइड का जो है पोटेशियम लवण बनता है, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। थैलेमाइड का पोटेशियम लवण जो है जब एथिल आयोडाइड की क्रिया इस पर कराई जाती है तो ये KI निकल जाता है और C2H5 यहाँ लग जाता है। तो अब ये जो बनता है इसका हम क्या करते हैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं HOH यानी HOH से क्रिया कराते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जो H2O है HOH ये है जल। अब आप मान लीजिए 2 पार्ट के लिए हो, ऐसे इसको तोड़ोगे तो ये 2 नेगेटिव चार्ज बनेगा और इसका 2 प्लस चार्ज बनेगा। कहने मतलब HOH में 2H होगा 2OH होगा। इस 2OH को अगर हम यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर दें, यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए तो एक OH इनको दे दिया जाए तो COO यानी CO है OH लग जाएगा तो यहाँ पे एक OH यहाँ लगा दोगे तो COOH हो जाएगा और यही कंडीशन यहाँ पर भी एक OH लगा दोगे तो COOH। तो कहने मतलब ये हमारा बेंजीन रिंग होगा और ये ग्रुप जो हमारा यहाँ का था वो COOH हो जाएगा और इधर और कहने मतलब इस रिएक्शन में हमें जो है एथिल एमीन प्राप्त, इसका नाम है एथिल एमीन। कहने मतलब ग्रेवियल थैलेमाइड विधि जो है ये प्राइमरी एमीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी प्राथमिक एमीन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है चौथे का घ, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है ब्रोमीन जल यानी ग्लूकोज की अपक्रिया जो है ब्रोमीन जल से कराना है, दूसरा शांत HNO3 से। देखिए और ये 1 सही 1/2 1 सही 1/2 यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है।
यानी एक से रिएक्शन आप लिख ले गए तो इसमें आपका 1.5 नंबर मिलेगा और दूसरा रिएक्शन ले गए तो ये 1.5 नंबर, तो दोनों अगर कर ले गए तो 3 नंबर। तो इसमें होता क्या है, देखिए पहला जो है ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला है CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारा है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज पर हम जो है देखिए इसका ऑक्सीकरण होगा, किससे होगा, Br2 प्लस H2O, Br2 प्लस H, देखिए Br2 प्लस H2O, ये ब्रोमीन जल जो है दोनों आपस में क्रिया करेंगे। देखिए Br2 प्लस H2O, देखिए ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 Br, तो ये 2HBr बनाएंगे और साथ में एक जो है नवजात ऑक्सीजन देंगे। यही नवजात ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्रिया करेगा। तो अब ये जब इस पर क्रिया करेगा तो देखिए CHO समूह जो है COOH, ये एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड, और ये है कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे यही ऑक्सीजन यहाँ डाल देंगे तो हो जाएगा COOH, बाकी सब सेम रहेगा, CHOH का होल 4 और ये CH2OH, ये आपका सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये COOH CHOH का होल 4, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अगला है सेकंड, सांद्र HNO3 के साथ, देखिए ये है CHO CHOH का होल 4 और फिर CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज, इस पर देखिए जब सांद्र HNO3, देखिए जब हम सांद्र HNO3 कांग HNO, देखिए HNO3 जो है HNO2 और साथ में एक जो है नवजात ऑक्सीजन देता है। तो अब जब ज्यादा मात्रा में HNO3 लिया जाएगा तो ये 3 नवजात ऑक्सीजन देगा, 3 नवजात ऑक्सीजन भाई देने को तो अब जितनी कंसंट्रेट लिए हो तो जितनी आवश्यकता है उतना मिलेगा। अब देखिए एक नवजात ऑक्सीजन यहाँ डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा COOH और ये CHOH का होल 4 तो ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे इस ग्रुप का तो इसमें से आप H2O निकाल दीजिए और जब तक H2O यहाँ से अगर सीधा सीधा आप H2O निकाल देंगे तो बचा क्या, CH बचा, और एक देखिए एक यहाँ आप यूज कर लिए, 2 बचा, ऐसे दोनों को यहाँ डाल दीजिए तो ये हमारा जो नीचे वाला CH2OH है ये चेंज हो जाएगा COOH। कहने का मतलब कि एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दोगे तो एल्डिहाइड आप जानते हैं जो हमारा एल्कोहलिक समूह होता है यानी CH2OH, आपने देखा होगा CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, और इसका जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो CH3COOH, यानी ये कुल मिला के ये जो हमारा इधर का ग्रुप होता है ये कहाँ चेंज हो जाता है, ये इतना जो है ये OH और यहाँ तक किसमें 2 बार में जो है COH में चेंज हो जा रहा है। तो वैसे जब दो एक ऑक्सीजन पहले देंगे तो यहाँ से ये निकलेगा, ये CHO में चेंज हो जाएगा, यानी ये जो है जब एक ऑक्सीजन पाएगा तो ये CHO में चेंज होगा और पुनः जब एक ऑक्सीजन देंगे तो COOH में चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में दूसरे ऑक्सीजन पे जो है हमारा यही तो बनेगा, इसका नाम है ग्लूकोसैरिक एसिड, जो ये बना है इसका नाम है ग्लूकोसैरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 5वें का खा, हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए, यानी हिमांक अवनमन क्या होते हैं उसकी व्याख्या करना है। हिमांक अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए, हिमांक अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमांक अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन
यानी हिमांक अवनमन से क्या समझते हैं? तो किसी आवासपशील विद्युत अनअपघट्य विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होगा उसे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। किसी आवासपशील विद्युत अनअपघट्य, एक शब्द यहां दिया गया है आवासपशील विद्युत अनअपघट्य। तो देखिए आवासपशील जो है, आवासपशील मतलब जैसे कोई पदार्थ है, ये मान लीजिए हमारा पदार्थ है, और ये आवासपशील कहा गया। आवासपशील का मतलब ये है कि ये पदार्थ वैसे का वैसे बना रहेगा, ऐसा नहीं कि इसमें जल में घोल दिया जाए, जल में घोलने पर जो है ये वाष्पित हो जाए, यानी वाष्पित हो जाए। तो वाष्पित अवाष्पशील का मतलब है कि वाष्पित ना हो, यानी मतलब अवाष्पशील शब्द दिया है ना कि हमारा जो पदार्थ है वो वाष्पित ना हो। एक शब्द तो अवाष्पशील के लिए, भाई वाष्पशील मतलब वाष्पित होना, अवाष्पशील का मतलब वाष्पित ना हो। दूसरा लिखा विद्युत अनअपघट्य। देखो विद्युत अनअपघट्य एक शब्द है। देखो एक शब्द होता है अपघट्य, पहले अपघट्य जान लो और अपघट्य खुद जान जाओगे। अपघट्य क्या होते हैं? अपघट्य वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर उसमें धारा प्रवाहित की जा सके, ऐसे पदार्थ को जो है हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी जिसके जलीय विलयन बनाया जाए और जलीय विलयन बनाने पर उसमें धारा प्रवाहित की जा सके, विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब यहाँ शब्द है विद्युत अनअपघट्य। अनअपघट्य का मतलब जिसके जलीय विलयन में से धारा प्रवाहित ना की जा सके, यानी धारा जो है प्रवाहित ना की जा सके, यानी जिसके जलीय विलयन में से धारा प्रवाहित ना की जा सके उसे हम विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। एक बात ये क्लियर हो गया तो हो गया। अब पदार्थ को विलायक मतलब जैसे पानी, मान लीजिए पानी में घोल रहे हो, या जो ज्यादा होता है वो विलायक कहलाता है। विलायक जिसमें घोला जाए उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसको घोलते हैं पदार्थ को हम जो है क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। भाई जिस पदार्थ को घोल रहे हैं वो विलय होगा, और जो ज्यादा होगा जिसमें घोलेंगे वो क्या होगा? विलायक होगा। पदार्थ को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई पदार्थ है 5 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है जम जा रहा था, अब वो 5 के बजाय और घट गया, 4 डिग्री सेल्सियस से जम रहा। जब उसको हम जलीय विलयन बना देते हैं तो जलीय विलयन बनाने पर वो उसका टेम्परेचर जो है और घट। अवनमन का मतलब हुआ घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। भाई हिमांक का मतलब होता है जिस पर वो जमता, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जमता है उसे हम उसका हिमांक बोलते हैं। अब पता चला वो 5 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, 5 डिग्री सेल्सियस पे, और अब वो जब उसको जलीय विलयन बना दिया गया, जलीय विलयन,
और जलीय विलयन बनाने पर वो पता चला 3 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, तो वही अंतर जो है हिमांक अवनमन होगा। अब उसे विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा, हिमांक अवनमन बराबर विलायक का हिमांक बराबर विलायक का हिमांक माइनस जलीय विलयन का हिमांक। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ इक्वल इसको आप T1 लिख सकते हैं और इसको T2 लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल T1 माइनस T2। T1 जो होगा विलायक का हिमांक होगा और T2 जो होगा जलीय विलयन का हिमांक। देखिए इसमें दूसरा जो इस लगा है कि हिमांक अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए हिमांक अवनमन तथा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का मोलर द्रव्यमान को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आपको हिमांक अवनमन और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का मोलर द्रव्यमान में संबंध निकालना है तो निम्न सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या है, जैसे डेल्टा टी एफ इक्वल 1000 के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। देखिए ये जो है हिमांक अवनमन और इसके पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में संबंध है। देखिए इस सूत्र में जहां अगर हम डेल्टा टी एफ की बात करें तो डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन है और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, जो पदार्थ है यानी पदार्थ का भार है जो ग्राम में होगा, और स्मॉल एम जो है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान तथा कैपिटल डब्ल्यू जो होगा, कैपिटल डब्ल्यू इसकी बात कर लीजिए तो ये विलायक का द्रव्यमान होगा जो कि ग्राम में होगा। केएफ जो होता है ये अवनमन स्थिरांक है, देखिए हिमांक अवनमन तथा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान में संबंध होता है डेल्टा टीएफ इक्वल 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, जहां पे डेल्टा टीएफ जो होता है हिमांक में अवनमन होता है और केएफ जो स्मॉल डब्ल्यू जो है ये पदार्थ का भार है जो पदार्थ घोला गया है और उसी का जो है मोलर द्रव्यमान होता है नीचे, और ये कैपिटल डब्ल्यू जो होता है ये विलायक का जो है द्रव्यमान होता है जो ग्राम में होता है, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ जो है 1000 से ऊपर गुणा किया गया। और ये केएफ जो होता है ये पदार्थ का हिमांक में अवनमन स्थिरांक, देखिए हिमांक अवनमनीय होता है और ये इसका स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन पांचवा है, पांचवें कक्षा प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखे। यानी ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई लिखना है और साथ में व्यंजक भी बनाना है। देखिए 1 नंबर ये और 3 यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है।
कितना बढ़िया है। देखिए जब इकाई लिखोगे तो 1 नंबर पे हो जाएगा और व्यंजक जब स्थापित करोगे तो 3 नंबर का होगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई अभिकारक पदार्थ है और जो उत्पाद में चेंज हो रहा है, हमें A की मोलर सांद्रता A होगा और ये 0 होगा। प्रारंभ में पदार्थ की सांद्रता जो होगा A होगा और t समय बाद पदार्थ की सांद्रता जो होगा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये x जो है परिवर्तित हुआ तो a माइनस एक्स हो जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग, देखो आप जानते हैं dx अपान dt समानुपाती a होता है। dx देखो dx अपान dt समानुपाती a। अब आप dx अपान dt समानुपाती हटाओगे तो k लाओगे और a का क्या है a माइनस एक्स होगा। अब आप क्या करोगे, ये a माइनस एक्स यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, या dx अपान a माइनस एक्स बराबर k dt। देखिए एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपका, देखिए इसमें जो है जहां के एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। देखिए प्रारंभ में पदार्थ की जो सांद्रता होगी ये होगी और उत्पाद तो जैसे जब आप पदार्थ लोगे तो ए है मान लीजिए, इस मान लिए हो, अब तुरंत उत्पाद थोड़ी बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा तो 0 होगा। अब आप t समय बाद थोड़ी देर बाद बात करोगे तो कुछ उत्पाद जो है बना होगा, मान लीजिए x बना है, x मोल प्रति लीटर मान लीजिए उत्पाद हमारा बना, तो a में से तो ही वो x घटेगा भाई, जितना हमारा बना होगा वो इसी में से घटेगा a में से, तो हमने a माइनस एक्स कर दिया। अब जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो वेग होता है dx अपान dt समानुपाती a, यानी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, वेग समीकरण। अब ये जो है यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, समानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखेंगे, तो हमने k रख दिया और ये a का जो है एक नीचे कौन है a माइनस एक्स है t समय बाद। देखो t समय बाद जो है a माइनस एक्स है, तो हमने यहाँ एक जगह पे a माइनस एक्स रख दिया। अब जो है हमने क्या किया, इसको इधर कर लिया और इसको यहाँ कर लिया, यानी a माइनस एक्स हमने यहाँ कर दिया और ये dt यहाँ कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का हम जो है समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। करने पर देखिए समाकलन करेंगे तो समाकलन जो होगा ये निशान लगाएंगे, dx अपान a माइनस एक्स इक्वल k। देखिए कांस्टेंट का समाकलन नहीं होगा और इधर है dt, तो अब इसका जो समाकलन आएगा माइनस लॉग e a माइनस एक्स बराबर, और ये k तो रहेगा ही रहेगा और dt पे जो होगा वो t प्लस 3 मानेंगे, जहां इसको आप c ही लिख लो, c kt प्लस c, इसको समीकरण 3 मानेंगे, जहां c समाकलन स्थिरांक है। अगर मान लीजिए t बराबर 0 कर दे, यहाँ t की वैल्यू 0 रख दे और x बराबर 0 कर दे, तो
तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस लॉग यहाँ पर a बच जाएगा बराबर के टी 0 होगा तो ये भी चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा। ये जो है c की वैल्यू आ जाएगी, c बराबर माइनस लॉग a। आप कहाँ लिखा जाए, देखिए c का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए ये समीकरण 3 है, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर के टी और प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस c है और ये इस c की वैल्यू जो है माइनस लॉग a है, तो यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस लॉग ई a हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स और इधर क्या बचेगा बराबर के टी बचेगा। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा log a अपान a माइनस एक्स बराबर के टी। अब या आप लिख सकते हैं के बराबर 2.303 दिखे और ये t जो है नीचे आ जाएगा log a अपान a माइनस एक्स। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो सेकंड इनवर्स मिनट इनवर्स होती है।